हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम है वो आपकी कोई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या दी गई हो तो उसको सिंप्लेक्स मेथड से है वो कैसे सोल्व करते हैं इसके ऊपर है वो बात करने वाले हैं। और मैं दावा करता हूं कि ये लेक्चर लेने के बाद में सिंप्लेक्स मेथड से ऊपर यदि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम है यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड से है वो किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रखा है। इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम है वो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है वो देखेंगे कि आखिर इस समस्या के अंदर हमें करना क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें ये चेक करना होगा कि आपका क्वेश्चन है वो मैक्सिमम में दिया गया है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इस एग्जांपल में हमने मैक्सिमम है वो यहाँ पे ले रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि मैक्सिमम में आपके पास समस्या दे रखी है तो आपको सेम टू सेम ऐसा कैसा इसको लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि यह समस्या मिनिमम में दी गई है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम दिया गया हो, देन हम है वो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम में चेंज करते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, यदि यह प्रॉब्लम ऐसे दी गई रहती है ना, मिनिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 5x प्लस में 3x2, तो देन हम इस इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेगेटिव से जब इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमारे पास ये माइनस के 5x और माइनस के 3x2 हो जाता है यहाँ पे, और इसको हम लिख लेते हैं मैक्सिमम ऑफ जेड डेस के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल मिनिमम ऑफ माइनस का जेड है ना, ये चेंज हो गया मैक्सिमम ऑफ जेड डेस के अंदर चेंज हो जाता, और हम इसको मैक्सिमम में यहाँ पे चेंज करना पड़ता हमें सिंप्लेक्स मेथड में। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे कंप्लीट होती है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये प्रतिबंध दिए गए रहते हैं ना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, इसके अंदर जो इनइक्वलिटी के साइन दे रखे हैं, जैसे ये लेस देन वाले, ग्रेटर देन वाले जो साइन दिए गए रहते हैं ना, केवल इन दोनों इक्वेशन में देखना आपको, इसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यदि ये साइन दिए गए रहते हैं ना तो उसको हमें इक्वल के साइन के अंदर चेंज करना होता है। अब इक्वल का साइन कैसे चेंज करता है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो जैसे हम सोल्व करेंगे ना वैसे वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता जाऊंगा। यहाँ पे मैंने नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात है वो लिख रखी है, तो इस पे आपको ध्यान में देना है कि आपको ये जो इक्वेशंस है इसको इक्वल के साइन में चेंज करने के बाद में है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना कंपलसरी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब इस इक्वेशन को हम इक्वल के साइन में चेंज करेंगे ना तो आपके पास कम से कम, जैसे ये दो इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, तो इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 टाइप की बननी ही चाहिए। जब तक नहीं बनेगी तब तक आपके पास क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा। यहाँ पे तो जैसे दो इक्वेशन दे रखी है तो उसके लिए आइडेंटिटी ये हो गई। सिमिलरली यदि तीन इक्वेशन दी गई रहती है तो उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास 10001 ये और 01 इस टाइप की देखने को मिलती। ठीक है, तो एक चीज है, इस चीज का आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखना होगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम के अंदर दे रखी है, तो हमें कुछ यहाँ पे चेंजमेंट नहीं करना है। यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑफ जेड है वो ऐसा कैसा यहाँ पे लिखा जाएगा 5x1 प्लस 3x2 के इक्वल। लेकिन ये जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट वाली जो कंडीशन है यहाँ पे इसको इक्वल के साइन में हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें ये दिख रहा है कि ये जो LHS वाला पार्ट है वो इस RHS वाले पार्ट से छोटा है। अब इक्वल के साइन में चेंज करने के लिए हमें, यदि ये चीज इससे छोटी है तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी संख्या ऐड करनी होगी जिससे ये इक्वेशन है, मतलब LHS वाला पार्ट है वो RHS के इक्वल हो जाए। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे x3 यानी x2 तक कोऑर्डिनेट ले रखे हैं, हम मान लेते हैं x3 यहाँ पे पुट करते हैं जिससे ये इक्वेशन है वो इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई 3x1 प्लस 5x2 और यहाँ पे हो गया x3। आपको एक बार इक्वल वाली कुछ भी संख्या यहाँ पे नहीं लिखनी है, एक बार आपको इतना ही पार्ट लिखो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x3 ऐड किया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली कंडीशन में हम देखते हैं, इसको भी हमें इसके इक्वल लाना है। इक्वल लाने के लिए वही वाली चीज़ हमें देखनी होगी कि यहाँ भी ये चीज़ है इससे छोटी है, ये LHS वाला पार्ट इससे छोटा RHS है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने x3 तो ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे हमें x4 ऐड कर देते हैं ना, नेक्स्ट वाली टर्म यहाँ पे ऐड करते हैं। तो 5x1 प्लस 2x2, यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा क्योंकि x3 है ही नहीं है, और यहाँ पे सिंपली x4 हमें ऐड कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन में x4 नहीं है तो यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम जेड में है वो x3 और x4 दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इक्वल के लिख के अपनी संख्याएं लिख देते हैं 15 और 10। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास x1 x2 और इस बार तो x3 x4 भी आ गया, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी 0। तो इस इनइक्वलिटी के अंदर हमें ये इक्वेशन है वो चेंजमेंट करना होगा फर्स्ट वाली स्टेप में। ठीक है,
यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जो ये हमने x3 और x4 ऐड किए हैं ना, इसको हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x3 एंड x4 आर स्लैक वेरिएबल, ठीक है, स्लैक वेरिएबल, ओके। और सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपकी एक मैट्रिक्स है वो बनाएंगे। हमारे पास जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट वाली जो इक्वेशन दी गई ना, प्रतिबंध जो ये दिया गया है ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये होगा आपके पास जो ये प्रतिबंध निकाय है उसका गुणांक मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको। तो प्रतिबंध निकाय का गुणांक मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो उसको हम एक इक्वल लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन जो है इसके अंदर जो x1 x2 x3 x4 के जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो यहाँ पे लिख देने हैं। तो वो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 5 1 और 0 है। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास 5 2 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखो आपको सिंपली दिख रहा है कि ये वाली चीज़ है, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बन रही है। इस दोनों इक्वेशनों से यहाँ पे हमने जो गुणांक मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, और इसको हमें यहाँ पे α1 α2 और α3 और α4 4 गुणांक दे रखे हैं। तो इसके इक्वल हम लेट कर लेते हैं। जहाँ पे हमें दिख रहा है कि x3 और x4 है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो यहाँ पे हमें शो करवा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रोसेस होने के बाद में अब हमारा काम स्टार्ट होगा सिंप्लेक्स वाला। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रथम सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, या फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आप लिख सकते हो, हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। तो इसके लिए आपको है वो क्या ध्यान में रखना होगा, वो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एक प्यारी सी ऐसे टेबल बना देनी है, ठीक है, ऐसे एक टेबल बना लेनी है। ध्यान रखिए स्केल लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम होगा नहीं, तो डायरेक्ट है वैसे लिखो। यहाँ पे हमें 2 लाइनें खींच लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे हमें 1 लाइन खींच लेनी है, इतना काम करना है। और इसको मैं यहाँ पे पूरी को यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट कितने दे रखे हैं, x1 x2 x3 और x4 4 वेरिएबल हमें दे रखे हैं। तो 4 वेरिएबल है वो यहाँ पे हमें लिख देने हैं। ध्यान में रखिए इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल हमें y1 में लिखने, मतलब y में लिखने हैं। यहाँ पे जैसे x दे रखा है ना, तो यहाँ पे हमें y में लिख लेना, उनको है चीज़ एक ही है, ठीक है, ये x और y है एक ही, लेकिन यहाँ पे हमें केवल इसमें y1 y2 के अकॉर्डिंग इसको शो करा के दिखाना, y3 एंड y4, ठीक है। और ये आपके पास हो गया। और यहाँ पे हमें लिखना है मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो। आप ये सारणी को ऐसे इंग्लिश में कुछ भी पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डिपेंड नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं CB, देन यहाँ पे लिखेंगे हम XB, यहाँ पे लिखेंगे हम B और यहाँ पे लिखेंगे हम CJ। ये सारी चीज़ें क्या है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को कंप्लीट कर देते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे y1 y2 y3 y4 के नीचे क्या आएगा, तो वो आएगा आपके पास जो इक्वेशन है ना, जैसे ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये मैट्रिक्स ये की यहाँ पे छाप देनी है आपको। तो यहाँ पे क्या क्या आपके पास 3 5 1 एंड 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 5 2 0 एंड 1, ओके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, CJ में ये y1 के ऊपर क्या आएगा, y2 के ऊपर क्या आएगा, इनके ऊपर क्या आएगा, वो वाली चीज़ है। वो आपके पास जो मैक्सिमम जेड के अंदर जो इनके गुणांक होंगे ना, वो चीज़ें आपको ऊपर लिखनी है। तो मैक्सिमम जेड में देखो y1 के ऊपर क्या लिखा जाएगा 5, उसके बाद में 3, उसके बाद में 0 और उसके बाद में 0, ओके। मैक्सिमम जेड की वैल्यू आ गई। देन है वो यहाँ पे हम बात करेंगे B में क्या लिखाया जाएगा, तो इक्वल में जो संख्या दे रखी है वो यहाँ पे B में लिखा जाएगा। तो इक्वल में 15 और 10 दे रखा है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं XB क्या आएगा और CB क्या आएगा। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, XB के अंदर आपको है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो एलिमेंट बना रहे हैं ना, वो लिखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है y3 और y4 बना रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है x3 और x4, क्योंकि यहाँ पे x की बात कर रहे हैं ना, तो x3 और x4। ध्यान में रखिए ये सारी x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये एक ही चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। अब बात करते हैं CB में यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको CB के अंदर वो वैल्यूज लिखनी है जो मैक्सिमम जेड में x3 और x4 का गुणांक है। मतलब यहाँ पे इनके जो ऊपर जो वैल्यू दे रखी है ना, वो यहाँ पे आपको लिखनी है। तो x3 इसके ऊपर क्या दे रखा है 0, सिमिलरली इसके ऊपर क्या दे रखा है 0, तो यहाँ पे आ गया 0 0। इतनी टेबल है वो आपको देख लेनी है।
अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ये, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है डेल जे। अब डेल जे क्या होता है, वो होता है आपके पास जेड जे माइनस का सी जे के इक्वल। बड़ा इजी से है, कुछ खेल नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे जेड जे होता है ना, वो आपके पास बराबर होता है समीशन साइन सी बी इंटू वाई ऑफ 1 या वाई ऑफ आई यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ आपको, ये जैसे एक वाली चीज़ को देखो, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट जैसे y1 के लिए हमें वैल्यू निकालनी है डेल जे की, तो इसमें आपको क्या करना है, जेड जे के लिए क्या होगा सी बी वाई आई, इसका फर्स्ट एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 3, ठीक है। फिर समीशन दे रखा है, इसका मतलब ऐड करना है, फिर सेकंड वाले एलिमेंट को इसके सेकंड वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 5। ये तो हो गया आपके पास जेड जे का काम। नेक्स्ट आता है माइनस का साइन और सीजे। सीजे क्या होगा, इसके ऊपर जो वैल्यू दी गई रहेगी ना वही सीजे का मान है। देखो यहाँ पे सीजे की वैल्यू दे रखी है ना, तो y1 के लिए सीजे का मान कितना है 5। तो ये देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये क्या बचा माइनस का 5। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिखा जाएगा माइनस का 5, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाली स्टेप में हम देख लेते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई की ये 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई की ये 0, दोनों को ऐड किया तो 0 प्लस 0 0 हुआ, और माइनस का साइन और ऊपर वाली संख्या तो माइनस का 3। सिमिलरली नेक्स्ट के अंदर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड किया तो 0, और ऊपर ऐड किया इसको तो ये हो गया 0, और ऊपर भी ये नेक्स्ट वाली भी टर्म क्या हो गई 0। अब आप बात करते हो कि डेल जे तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये बताओ कि हम ये सिंप्लेक्स जो सारणी है ये कब तक बनाते जाएंगे। तो आपको ये सारणियाँ तब तक बनानी है जब तक डेल जे की वैल्यू आपके पास है या तो प्लस की ना आ जाए सारी की सारी, या फिर 0 ना आ जाए सारी की सारी। कहने का मतलब है डेल जे जब तक आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आ जाए ना, तब तक आपको सारणियाँ बनाती हुई चलनी है। तो यहाँ पे अभी तक तो हमारे पास नेगेटिव में आ रखी है वैल्यूज, इसलिए हमें है वो और सारणी यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट है वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि डेल जे इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट ये यहाँ पे काट दिया तो मतलब नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अतः यह इष्टतम मान प्राप्त नहीं है, इष्टतम मान प्राप्त नहीं है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त नहीं है, ठीक है, प्राप्त नहीं है। तो इस स्थिति के अंदर है वो हम 2-3 चीज़ें वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अब वो 2-3 चीज़ें वो क्या क्या होगी, सबसे पहले हम है वो यहाँ पे एक है इंटरिंग वेक्टर करेंगे, मतलब कि आपको है ना एक चीज़ है यहाँ पे एक वैल्यू वो इंटर करानी होगी। पहला काम आपको ये करना होगा, इंटरिंग वेक्टर मतलब प्रवेशी चर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवेशी चर। तो इंटरिंग वेक्टर कौन सी राशि होगी इनमें से इंटरिंग वेक्टर कौन होगा, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है जोन माइनस के साइन के साथ सबसे बड़ी वैल्यू है ना, माइनस के साइन के साथ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 ही है यहाँ पे, ठीक है, वही आपके पास इंटरिंग वेक्टर का काम करेगा यहाँ पे। और इंटरिंग वेक्टर के लिए आप है वो ये वाला साइन दर्शा सकते हो, ठीक है, इंटरिंग वेक्टर, या इसको इनकमिंग वेक्टर भी हम बोलते हैं ना, इनकमिंग और आउटगोइंग होता है ना फोन वाला, वही वाली चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ ऋणात्मक साइन के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आपको लिख सकते हो, चिन्ह के साथ बड़ी संख्या -5 है, अतः प्रवेशी चर जिसको हम इंटरिंग वेक्टर बोल रहे हैं, अतः प्रवेशी चर -5 है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट है, अब आप एक चीज बताओ, कोई राशि है -5 है, अब ये देखो -5 है वो किसके क्रोस्पोंडिंग है, यहाँ पे y1 के क्रोस्पोंडिंग है ना, इसका मतलब y1 है वो इंटर करेगा। अब आप बोलोगे इंटर कहाँ करेगा, y1 तो पहले से ही है, तो y1 है यहाँ कहीं पे इंटर करेगा, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक चीज की जगह y1 है वो इंटर करेगा, ठीक है। अब देन वो किसकी जगह इंटर करेगा, तो उसके लिए आप बताओ कोई राशि यदि घुसती है टेबल में, तो इसका मतलब किसी न किसी संख्या को धक्का देके बाहर भी निकालेगी, ऐसे तो वो घुस नहीं सकती क्योंकि पहले से फुल हो रखी है सारणी। अब वो धक्का देके किसको बाहर निकालेगी, उसके लिए हम यहाँ पे मिनिमम रेशियो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जैसे इंटरिंग वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है y1 के है ना, तो मिनिमम रेशियो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास b/y1, ठीक है। इस b में y1 का भाग देना और जो भी मिनिमम आएगा ना वही आपके पास है की एलिमेंट बनेगा। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इसके लिए मिनिमम रेशियो क्या हो गया 15/3, तो ये हो गया 5, और सिमिलरली ये हो गया आपके पास 10/5, तो ये हो गया 2।
तो यहाँ पे बताओ मिनिमम राशि किसके क्रॉसपोंडिंग आ रही है, तो मिनिमम राशि यहाँ पे x4 के क्रॉसपोंडिंग ही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना ये 5 है, उसको आप एक बॉक्स में बंद कर दो, उसको आपको क्या करना है एक बॉक्स में बंद कर देना है। और जो बॉक्स में बंद हुआ है ना इसको बोलते हैं हम की एलिमेंट। की एलिमेंट बॉक्स में बंद राशि कहलाती है की एलिमेंट। ठीक है, अब की एलिमेंट की और की एलिमेंट किसके क्रॉसपोंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, x4 के क्रॉसपोंडिंग हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो x4 है वो आपके पास है आउटगोइंग होगा। आउटगोइंग मतलब बाहर वाला साइन, इसको बाहर निकालेंगे धक्का देख के, तो यहाँ पे x4 की जगह रिप्लेस होगा x1, तो x4 है वो यहाँ पे हमें बाहर निकालेंगे। इसका निर्धारण हमने किससे किया, की एलिमेंट से। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ की एलिमेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाली चीज लिख दो कि मिनिमम रेशियो फॉर की एलिमेंट है ना। की एलिमेंट के लिए मिनिमम रेशियो आपके पास क्या दे रखा है, b/y1 इज इक्वल टू ये 5 और 2 बराबर कितना आया 2, और 2 किसके क्रॉसपोंडिंग है, x4 के। इसका मतलब है y4 है वो यहाँ पे क्या हो गया, आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग को बोलते हैं हम हिंदी में अपगामी चर। ठीक है, यहाँ पे आउटगोइंग को हम हिंदी में बोलते हैं अपगामी चर। तो हम नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी सेकेंड वाली सिंप्लेक्स टेबल की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे पास दूसरी वाली टेबल है वो कैसे बनेगी। देखो बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जो हमने की एलिमेंट यहाँ पे बात की है कि की एलिमेंट हमारे पास कैसे आया था, ठीक है, उसकी बात हमने कर ली थी। तो यहाँ पे जो आपके पास की एलिमेंट है उसको आपको द्वितीय टेबल बनाने के लिए सबसे पहले 1 बनाना पड़ेगा। अब बताओ 5 को हम 1 कैसे बना सकते हैं, यदि 5 में 5 का भाग लगा देते हैं 10 हमारे पास है, यहाँ पे 1 बन जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की टेबल के अंदर है वो 5 से पूरी को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 बन जाएगा, देन ये यहाँ पे y1 बन जाएगा, देन यहाँ पे ये 2/5 बन जाएगा, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा 1/5। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो की एलिमेंट के ऊपर या नीचे कुछ भी आपको दिखे ना उनको 0 बनाना होगा। ऊपर यदि कुछ दिया गया तो उसको 0 बना दो, यदि सिमिलरली नीचे भी कुछ दिया गया हो ना तो उसको 0 बना दो। तो यहाँ पे नीचे तो कुछ दे नहीं रखा, ऊपर ही दे रखा है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हमें 0 बनाना पड़ेगा। अब 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी करना है ना हमें इस 1 से ही करना है। अब बताओ ऊपर 3 है मेरे पास, नीचे मेरे पास 1 है, इसको 0 बनाना है मेरे को, और वो भी इसकी हेल्प से। तो क्या करूं मैं, इस इक्वेशन को, इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी रो को है वो पहले -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये सारा काम है आपको रफ में कर लेना जल्दी से। तो -3 से मल्टीप्लाई किया, ये -3 हो गया, ये -6/5 हो गया, 0 हो गया, और ये -3/5 हो गया। सही है। अब मेरे को क्या कर देना है, जो ये ऊपर दे रखा है ना ये सब में ऐड कर देना। अब -3 में 3 ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा। फिर -6/5 में मैं 5 ऐड करूंगा यहाँ पे, तो बोलो ये क्या हो गया, 25 6, ये हो गया आपके पास 19/5। ठीक है, सिमिलरली ये 0 है, और ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 का 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास यहाँ -3/5 है, और ऊपर मेरे पास 0 दे रखा है, तो ये हो गया आपके पास -3/5। तो होपफुली आपको कैसे हमने यहाँ पे चेंजमेंट किया वो समझ में आ गया होगा। और देन हमारे पास जैसे ऊपर वाली राशि अभी 15 बचे, इसको भी तो चेंज करना होगा, तो इसको भी -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 हो गया, और इसमें ऐड किया तो ये बच गया 9। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारे पास अक्ष भी में हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास x3, इसमें तो हमारे पास कुछ चेंजमेंट आया नहीं था। हमारे पास है यहाँ पे x4 ही तो निकला था, और x4 की जगह कौन इंटर कर रहा है, x1 इंटर कर रहा है। तो यहाँ पे x4 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x1। और CB में वही वाली चीज, इनके जो गुणांक दे रखे हैं ना वो चीजें यहाँ पे लिखनी है। जैसे x3 का तो यहाँ पे 0 दे रखा है, x1 के ऊपर क्या दे रखा है 5, तो 5 यहाँ पे हमें पुट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही वाली चीज हमें ZJ यहाँ पे निकालना है। तो ZJ हम निकालते हैं, यहाँ पे वो होता है ZJ माइनस का CJ, डेल J की बात करें तो वो होगा इसकी इससे मल्टीप्लाई की 0 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई की 5, और माइनस का साइन इसके ऊपर जो राशि है वो तो 5 ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, सिमिलरली इसके इससे मल्टीप्लाई की 0, इसके इससे मल्टीप्लाई की 2, और 2 -3 तो माइनस का 1 हो गया यहाँ पे। इसके हिस्से की 0, इसके हिस्से की 0, और ऊपर में घटाया ये 0 हो गया, इसके हिस्से 0 हो गई, इसके हिस्से की तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1।
अब यहाँ पे आप देखो अभी तक हमारे पास जो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं आई है, अभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, चूंकि वही वाली चीज डेल जे इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन तो हम वापस यहाँ पे वही वाली प्रोसेस करेंगे। हमें सबसे पहले इंटरिंग वेक्टर देखना होगा, तो इंटरिंग वेक्टर तो देखते ही पता चल रहा है -1 ही है, क्योंकि नेगेटिव में यही संख्या दे रखी है, तो इंटरिंग वेक्टर तो ये हो गया। और इसके बाद में हम निकालते हैं कि आउटगोइंग वेक्टर हमारे पास कौन सा होगा। तो आउटगोइंग वेक्टर के लिए हम यहाँ पे मिनिमम रेशियो निकालते हैं, तो वो होगा आपके पास b बट्टे इस बार y2 होगा, ठीक है। तो b 9 बट्टे ये 19/5 तो ये हो गया 45/19 हो गया ये, ठीक है। ये 2/2/5 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 5 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम वाली राशि यही है, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है अक्ष 3 के। तो इसका मतलब अक्ष 3 है वो आपके पास क्या हो गया इस बार आउटगोइंग वेक्टर, यहाँ पे इसको क्या हो गया आउटगोइंग वेक्टर। तो यहाँ आप लिख सकते हो यहाँ मिनिमम ऑफ b/y2 इक्वल आपके पास है 45/19 और 5 इज इक्वल टू 45/90 आपके पास मिनिमम राशि आ रही है। तो इसलिए आपके पास जो y2 है, जो अक्ष 2 की बात करेंगे हम, यहाँ पे अक्ष 2 ये 3 है, सॉरी अक्ष 3 है, वो यहाँ पे अक्ष अपगामी चर है, अक्ष 3 है वो आपके पास अपगामी चर है, तथा आपके पास जो y1 है जिसको हम अक्ष 1 की बात करें यहाँ पे, तथा अक्ष 1 है वो आपके पास इंटरिंग वेक्टर है, ठीक है, निवेशी चर है, निवेशी चर है। ये आपके पास बात हो गई, ठीक है, नॉर्मल सी चीज। अब नेक्स्ट है हमें क्या बनानी पड़ेगी, हमारी तीसरी सिंप्लेक्स टेबल। तो अब चलते हैं हम तीसरी सिंप्लेक्स टेबल की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं, हमारे पास थर्ड सिंप्लेक्स टेबल है, वो किस हिसाब से हमारे पास निकल के आएगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें की एलिमेंट की यहाँ पे जांच करनी होगी। तो की एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे जो मिनिमम वाली राशि है वही हमारे पास की एलिमेंट है। तो की एलिमेंट हमारे पास ये हो गया 19/5। तो प्रोसेस सेम है, सबसे पहले इसको 1 करना होगा। अब ये यहाँ पे 19/5, इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, 5/19 से गुणा कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको क्या करें, पूरी इक्वेशन को 5/19 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी इक्वेशन को 5/19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ये हो गया आपके पास 45/19 हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपके पास 0 हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपके पास 1 हो गया आपके, और ये हो गया आपके पास 5/19, और ये हो गया आपके पास -3/19, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो की एलिमेंट बना उसके ऊपर या नीचे जो भी राशियां दी गई होती है ना उनको 0 बनाना होता है। अब 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2/5 है, इसको 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। तो इस 1 को यदि मैं -2/5 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं तो 0 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन को -2/5 से गुणा कर देते हैं। ये सारा काम आपको रफ में करना है। इसको इसको -2/5 से मैं यदि मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास हो गया 5 9 45 माइनस का 9 दूनी 18/19, ये हो गया फर्स्ट वाला। इसको किया तो ये 0 हो गया, इसको किया तो -2/5 हो गया, इसको किया तो ये -2/19 हो गया, इसको और इसको किया तो ये हो गया आपके पास 6/95, ठीक है। तो ये वाली राशि हमारे पास है वो -2/5 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आती है। अब हमें क्या करना है, बस इन संख्या में हमें ऐड करते जाना है। तो ऐड करो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है -18/19, इसमें ये +2 ऐड किया तो हमारे पास हो गया 19 दूनी 38, तो ये बच गया आपके पास 38 में से 18 गया तो ये बच गया आपके पास 20/19। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास 20/19 हो गया यहाँ पे वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है वो यहाँ पे तो क्या दे रखा है 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है 0, दोनों को ऐड किया तो 1 ही हो गया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 2.5, ये हमारे पास 0 हो गया। यही चीज़ हमें बनानी थी, हमारा मेन मकसद यही था इसको 0 बनाने का। नेक्स्ट हमारे पास 0 दे रखा है, इसमें ये ऐड किया तो ये -2/19 ही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1/5 दे रखा है और यहाँ पे 6/95 दे रखा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं हम 6/95। तो ये आपके ये काट पीट के निकल के आएगा आपके पास 5/19 के इक्वल, ठीक है। 5/19 के इक्वल यहाँ पे काट पीट के निकल के आता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वाली टेबल है वो यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है। अब हमारे पास आगे वाली प्रोसेस करते हैं। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे अक्ष बी के अंदर देखो हमारे पास निकला क्या था, हमारे पास यहाँ पे निकला था अक्ष 3, और अक्ष 3 की जगह हमारे पास इंटर कौन कर रहा है, वो हमारे पास इंटर कर रहा है अक्ष 2। तो अक्ष 3 की जगह रिप्लेस करता हूँ मैं अक्ष 2 को। सिमिलरली अक्ष 1 मेरे पास ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों के जो ऊपर गुणांक दे रखे हैं वो, तो इसका तो गुणांक दे रखा है 3 और इसका गुणांक दे रखा है यहाँ पे 5। इतना क्लियर। देन हम हमारा वही डेल जे है वो फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं इस बार पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। वही वाली चीज, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, और -5 तो ये 0 हो गया। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, और इसका इससे किया तो 0, 3 + 0 ऐड किया तो 3, और इसमें ऐड किया तो ये भी क्या हो गया 0। नेक्स्ट है इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो ये हो गया आपके पास 15/19, और इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 10/19, तो ये आ गया आपके पास 5/19। नेक्स्ट स्टेप में इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो माइनस का 9/19, एंड प्लस में इसकी इससे मल्टीप्लाई की तो 25/19, और माइनस करते ऊपर वाली संख्या सीजे तो वो है 0। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास में 25 में से 9 गया तो बचा 16, तो 16/19, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास 16/19। इस बार आपके पास सारणी का काम है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको डेल जे की वैल्यू है यहाँ पे पूरी की पूरी धनात्मक मिल गई। अब तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, हैंस डेल जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 0 देखने को मिल गया। अतः सारणी का इष्टतम मान आपको देखने को मिल गया। अतः इष्टतम मान प्राप्त हुआ, इष्टतम मान है वो प्राप्त हुआ। हमें मैक्सिमम वैल्यू है वही तो फाइंड करनी थी, प्राप्त हुआ। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू तो प्राप्त हो गई, लेकिन प्राप्त क्या हुई वो भी बता दो। तो यहाँ पे देखो अक्ष 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अक्ष 1 के सामने जो राशि है वो अक्ष 1 की वैल्यू है 20/19। सिमिलरली अक्ष 2 की वैल्यू क्या है, जो अक्ष 2 के सामने है वो है 45/19। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या प्राप्त हुई। तो हमारी सारणी के अंदर जो मैक्सिमम जेड दे रखा था वो हमारे पास दे रखा था मैक्सिमम जेड इक्वल टू 5x1 + 3x2 ये दे रखा था। तो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू रख दो और आपके पास मैक्सिमम जेड आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 × x1 की वैल्यू है यहाँ पे 20/19, प्लस में x2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 × 45/90। सिंपली इसको सोल्व कर लेना है, यही आपके पास मैक्सिमम जेड है वो फाइंड आउट होके आता है इसका आंसर। तो होपफुली आपको सिंप्लेक्स मेथड कैसे सोल्व करते हो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब चलते हैं हम एक और यहाँ पे पर्सनलाइज करके एक और इक्वेशन क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा यूनिक है ना, तो उस पर और चलते हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, ये थोड़ा सा स्पेशल पर्सन है वो आपको ऐसे देखने में ही दिख जाएगा ये, ठीक है। वो कैसे वो अभी बताता हूँ मैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की बात करें तो वही वाली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिख लेनी है यहाँ पे। तो मैक्सिमम जेड दिया गया है तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। अब इसके पास जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, जो प्रतिबंध है, उसमें चेंजमेंट आएगा। तो मैंने क्या बोला था सबसे पहले 2x1 + x2 हमने यहाँ पे लिख लिया। वही वाली चीज ये वाली राशि है इससे छोटी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ संख्या ऐड करेंगे तो वही वाली चीज x3 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इक्वल वाला पार्ट एक बार मत लिखो। सेकंड वाली इक्वेशन 3x1 + 4x2। इस बार देखो आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो इस बार LHS है वो RHS से बड़ा है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से सारा का सारा काम इस इक्वेशन में करना है हमें। इसमें से यदि हम कुछ राशि घटा दें इस बार तो इसके इक्वल हो सकती है, क्योंकि ये राशि इससे बड़ी है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। अब जो घटाएंगे ना वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे x3 का गुणांक तो 0 हो गया, जो घटाएंगे उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे, तो माइनस का x4। यहाँ पे x4 का गुणांक क्या है 0। सिमिलरली वो चीजें यहाँ भी लिख देते हैं, x3 का गुणांक यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। अब देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, वो चीज़ तो हमें भी पता चल गई, हाँ भाई इसमें ये बड़ा है तो घटाना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये होगा जो मैंने नोट में आपके पास पॉइंट लिखाया था ना, कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स जो बनेगी ना इसकी, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बनना कंपलसरी है। तो यहाँ पे इस बार आपके पास x4 का गुणांक ऋणात्मक आ गया, तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारे पास कैसे नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन रही है 1 0 0 और -1 बन रही है, तो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नहीं है। तो इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर जिसमें नेगेटिव आ रहा है ना, इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल है मतलब अपनी ही मर्जी से एक वेरिएबल है वो ऐड कर देंगे, ताकि हमारे पास है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाए। तो यहाँ पे वो अगले वाला हम x5 है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार देखो ये आइडेंटिटी बना देगा इस बार है ना x5 वाला गुणांक, यहाँ पे इसमें x5 का गुणांक क्या होगा 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना,
आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो मैक्सिमम जेड में हमेशा ऋणात्मक साइन के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे x5 है, यहाँ पे ऋणात्मक साइन के साथ है वो लिखा जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इक्वल लिख देंगे, अपने पास 2 हो गया, इधर 12 हो गया, ठीक है। और x1 से लेके x5 तक के जो गुणांक है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली स्टेप अपनी कंप्लीट हो गई। ये समझ में आ गया तो आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रतिबंध दे रखा है उसका गुणांक मैट्रिक्स है, यहाँ पे बात करते हैं। तो प्रतिबंध का गुणांक मैट्रिक्स है वो यहाँ पे लिख देते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। प्रतिबंध का गुणांक मैट्रिक्स, ठीक है। बोलो यहाँ पे एक इक्वल हम लिखते हैं तो क्या हो गया आपके पास 2 1 1 0 0, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 3 4 0 -1 और प्लस का 1। बोलो 1 0 और 0 1 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया, α1 α2 α3 α4 और α5 के इक्वल। और यहाँ पे जो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले एलिमेंट कौन कौन बना रहे हैं, एक तो α3 बना रहा है और एक α5, यानी एक तो ये बना रहा है और एक ये बना रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी प्रथम सिंप्लेक्स सारणी की, उसमें हम चलते हैं। तो वही वाली चीज़ सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। तो अब हल करने के लिए प्रथम है सिंप्लेक्स सारणी, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, सिंप्लेक्स सारणी। अब स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हिंदी में लिखो सारी चीज़ें, तो हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम सिंप्लेक्स सारणी क्या होगी, यहाँ पे इस टाइप की वही वाली चीज़ है, सेम टू सेम वही है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। अब देखो इसके अंदर सारणी बनाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट है वो क्लियर करवा देता हूँ। आपकी सारणी के अंदर जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो x5 है वो रहेगा ना, जब तक x5 रहेगा तब तक आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तब तक आपके पास इस समीकरण का इष्टतम हल, मैक्सिमम हल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम काम ये होना चाहिए कि कैसे न कैसे कर x5 निकल जाए। यदि लास्ट सॉल्यूशन अपना निकल जाए, मतलब डेल जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए और तब तक हमारे पास x5 एंट्री कर रखी है ना इस वाली टेबल में, इसका मतलब उस टाइम उस समीकरण का हल ही नहीं निकलेगा। तो उस टाइम आप लिख दोगे इसका हल ही नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, इसका हम कोई भी हल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारा काम होगा x5 को निकालने का काम होगा। तो यहाँ पे वो चीजें लिख सकते हो, यहाँ पे x3 और जो x4 है वो आपके पास सिलेक्ट वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। x3 x4 है वो सिलेक्ट वेरिएबल है और यहाँ पे जो x5 है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो आप लिख सकते हो ये चीज़ें, है ना। ये देखो बेसिक सी छोटी छोटी स्पेलिंग्स है, ये अपन लिख सकते हैं पेपर्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलते हैं अपनी वाली टेबल की तरफ। तो वही वाली चीज़ें बना लेनी अपन को, ज़्यादा कुछ लफड़ा तो है नहीं है। ये हो गया मिनिमम रेशियो वाला काम हो गया अपना, ठीक है। ये हो गया आपके पास CB XB B और CJ, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास इस बार कितने हैं, 5 है ना। तो Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आएगा, जो मैक्सिमम जेड के अंदर जो दे रखा है वो 3 2 0 0 और -1, इतना क्लियर। देन यहाँ पे बी के अंदर हम क्या लिखेंगे, इक्वल वाला पार्ट में जो लिखा हुआ है, तो इक्वल वाला पार्ट में 2 है और 12 है, तो 2 और 12 हमने लिख दिया, ठीक है। और सॉरी बी में 2 और 12 है, ठीक है। और अक्स बी के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो अक्स बी से लिखने पहले सबसे पहले यहाँ पे ये टेबल है वो उतार देते हैं। तो टेबल हमारे पास 2 1 1 0 0 और एक है 3 4 0 -1 और प्लस का 1, ठीक है। और अब अक्स बी में क्या उतारेंगे, जो आइडेंटिटी बना रहा है, तो आइडेंटिटी एक तो ये बना रहा है 1 0, तो ये बना रहा है x3 बना रहा है, एक बना है 0 1 x5 बना रहा है, ठीक है। इतना काम हो गया। CB में क्या लिखेंगे, इन दोनों के ऊपर जो गुणांक है वो, इसका गुणांक तो 0 दे रखा है, इसका गुणांक -1 दे रखा है। अब निकाल लेते हैं हम हमारा डेल जे। तो डेल जे बराबर वही जेड जे माइनस का CJ फॉर्मूला है। देखो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी आपके पास ये डेल जे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई की 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई की -3 और इसमें जोड़ा, मतलब नेगेटिव साइन है, से माइनस का CJ करना है ना, तो -3 किया तो -6 हो गया यहाँ पे, डन। नेक्स्ट हम वही वाली चीज, इसकी इससे मल्टीप्लाई की 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई की -4 और -2, तो ये भी क्या हो गया -6। सिमिलरली इसकी इससे की 0, इसकी इससे की 0, तो ऊपर किया तो ये 0 हो गया। सिमिलरली इसके इससे की 0, इसकी इससे की तो ये 1 हो गया। सिमिलरली इसकी इससे की 0 प्लस किया, इसकी इससे की -1 और ये +1, तो ये क्या हो गया 0। इतना क्लियर। और
ये बाद में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेल जे है वो नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। अब आप बात करोगे सर यहाँ पे तो दो वैल्यू सेम आ गई, तो अब हमें बताओ कि हम यहाँ पे इनकमिंग वेक्टर क्या लेंगे, जो प्रवेशी चर होगा वो क्या लेंगे। देखो चीज़ आप पे डिपेंड करती है, हमारा मैक्सिमम चांस होगा आर्टिफिशियल वेरिएबल को निकालने का, तो इनमें से जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल को निकाल सके ना उसको आपको ले लेना है। तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये y2 वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इनकमिंग वेक्टर, इसको बोलते हैं प्रवेशी चर, ठीक है, नेगेटिव वाली राशि, इनमें से कोई सा भी ले लो, ठीक है। अब कोई सा भी लेने से होगा क्या, यदि मैं इसको लूँ तो मेरे को नहीं पता आगे क्या होगा, यदि मैं इसको लूँ तो हो सकता है मेरे पास एक टेबल कम बने, ये सिंप्लेक्स टेबल, यदि मैं इसको लूँ तो हो सके कि मेरे पास एक सिंप्लेक्स टेबल ज़्यादा बन जाए। तो इन दोनों में से एक लेने का मतलब यही होगा कि आपके पास एक टेबल है वो ज़्यादा या कम बन सकती है, ठीक है, 3 की जगह 2 बन सकती है, 2 की जगह 3 बन सकती है, और कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान में रखना। तो आपके पास यदि ये पहले से सोल्व किया होगा ना तब तो आप तो वही लोगे ना जिसे टेबल कम बने, तभी तो आपके पास टाइम की बचत होगी एग्जाम में। तो मान लेता हूँ मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवेशी चर है वो हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हम प्रवेश तो करवा दिया किसी चीज़ को, तो हमें बाहर भी निकालना होगा, बाहर निकालने के लिए हम मिनिमम रेशियो की बात करेंगे। तो मिनिमम रेशियो के लिए हम वही वाली चीज़, यहाँ पे हमारे पास y2 है तो b बट्टे इस बार y2 लिखेंगे, तो 2/1 हो गया पहला, तो दूसरा हो गया 12/4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसके अंदर बोलो निकल क्या रहा है, ये वाली राशि है वो निकल रही है यहाँ पे, मतलब कि आपके पास है अक्ष 3 है वो यहाँ पे निकल रहा है। और मिनिमम जिस पे है उसको अपन डार्क कर देते, की एलिमेंट बोलते हैं उसको ना, मुख्य चर, उसको मुख्य चर बोला जाता है, ठीक है, ये आपके पास की एलिमेंट है। तो यहाँ आप लिख सकते हो वही वाली चीज, मिनिमम रेशियो निकाल सकते हो, मिनिमम रेशियो b/y2 इक्वल टू हमारे पास 2 निकल के आया, जो करॉस्पॉन्डिंग है किसके, अक्ष 3 के, अक्ष 3, इसलिए अक्ष 3 है वो आपके पास आउटगोइंग वेक्टर है, ठीक है, आउटगोइंग वेक्टर है। इतना काम हो गया। और साथ में आप लिख सकते हो एक है वो मुख्य चर है, यहाँ एक मुख्य चर है जिसको हम की एलिमेंट यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज का देखो आपको ध्यान में रखना होता है, जो भी आप लिखना चाहते हो मुख्य चर लिख सकते हो, की एलिमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना काम हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है वो हम इसकी द्वितीय वाली सिंप्लेक्स टेबल है वो बनाते हैं। सो स्टूडेंट, द्वितीय सिंप्लेक्स टेबल का जो आपके पास फॉर्मेट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द्वितीय सिंप्लेक्स टेबल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं की एलिमेंट को 1 बनाने का होता है, तो यहाँ पे पहले से 1 बना हुआ है, तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे लिख दो आप। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ ऐसे कैसे लिख देते हैं, 2 2 1 1 0 और 0, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके नीचे या ऊपर जो भी राशि होती है उसको 0 बनाने का होता है। तो देखो यहाँ पे 4 है, अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली पूरी टेबल को यदि मैं -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस पूरे को मैं -4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, सारा काम रफ में करना है। तो माइनस का 4 दूनी 8, माइनस के 8, माइनस के 4, माइनस के 4 और ये हो गए 0 0, और इसमें ऐड करते हुए जाना है। बोलो -8 और 12 ये हो गया 4, ठीक है। फिर हो गया -8 और 3 ये हो गया आपके माइनस के 5, ठीक है, और माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 4 ये तो आपका 0 बनाना ही है। देन माइनस का 4 और 0 तो ये आपके पास माइनस का 4 हो गया। देन आपके पास क्या है 0 और -1 तो ये आपके पास -1 हो गया। देन 0 और प्लस का 1 तो ये आपके पास 1 हो गया। इतना काम हो गया। और अब बात करते हैं अक्ष बी। अक्ष बी में क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आउटगोइंग क्या निकला है। तो आउटगोइंग के लिए हमें पता है यहाँ पे क्या निकला, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, अक्ष 3 के। तो यहाँ पे ये अक्ष 3 वाला है, ये हो गया अपगामी चर, ठीक है, जिसको हम आउटगोइंग वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे है ना, एरो वाले डैश से हमें दर्शाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपगामी क्या हो गया, यहाँ पे अक्ष 3। तो अक्ष 3 को हमें रिमूव करना है, और अक्ष 3 की जब हमारे पास प्रवेश कौन कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पास अक्ष 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अक्ष 2, नीचे तो हमारे पास जो अक्ष 5 है वही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे CB मतलब इनके जो गुणांक है वो यहाँ पे इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक -1 है। चलो वही वाली चीज डेल जे फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से हम अपना। तो डेल जे इज इक्वल टू वही ZJ माइनस का CJ। देखो इसके इससे मल्टीप्लाई की 4, इसके इससे मल्टीप्लाई की प्लस का 5, और माइनस करना है ऊपर वाली राशि 3। तो ये हो गया 5 4 9, 9 में से 3 गया 6। सिमिलरली इसकी इससे मल्टीप्लाई की 2, इससे की 0, तो 2 - 2 ये हो गया 0। इसके इससे की 2 और इसके इससे की 4, तो 6 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। इसके इससे की 0, इसके इससे की 1, ये 1 ऊपर 0 है ही है। इसकी इससे की तो 0, प्लस इसकी इससे की तो -1,
और ये ऊपर माइनस का साइन और माइनस का 1, तो ये हो गया -1 + 1, तो ये क्या हो गया 0। तो यहाँ पे फाइनली आपके पास डेल जे की वैल्यू क्या निकल के आएगी, >= 0। तो आप तो खुश हो गए होंगे >= 0 कि हमारे पास तो सॉल्यूशन आ गया, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब तक आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल सारणी में रहेगा और आपके पास यदि डेल जे >= 0 आ जाता है तो उस स्थिति में आप इस सारणी का इष्टतम हल प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, वो यहाँ पे सारणी में दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चूंकि x5 सारणी में उपस्थित है, अतः इसका इष्टतम हल हम प्राप्त नहीं कर सकते। इष्टतम हल हम नहीं प्राप्त कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस स्थिति के अंदर हमारे पास इस सारणी का, इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो अब आप बात करोगे कि आप कब से बोल रहे हो कि x5 उपस्थित है तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो कैसे नहीं निकलेगा वो बताओ। देखो कैसे नहीं निकलेगा, आपको पता है x5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 4। x5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। हमें क्या निकालना होता है, मैक्सिमम जेड ही निकालना होता है ना, अधिकतम मान के लिए, इष्टतम मान प्राप्त करने के लिए। तो मैक्सिमम जेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × x1। तो x1 की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है, तो 0 हो गया, प्लस 2 × x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2, तो 2 हो गया। इससे पहले वाली जो देखे थे ना, उसके अंदर आपने देखा था कि 0 था x3 का गुणांक, प्लस 0 था x4 का गुणांक और माइनस का x5 हमने लिखा था। तो x5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूं, तो ये वाली चीज तो 28 दो, तो ये यहाँ पे ये 0 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया और ये माइनस का 4 हो गया। बोलो टोटल वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। तो मैक्सिमम जेड हमारे पास 0 निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका तो हल ही नहीं मिलेगा, हमारे पास इष्टतम वैल्यू नहीं मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने ये चीज लिखी है यहाँ पे, जब तक सारणी के अंदर x5 रहेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेगा, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम मान है इस इक्वेशन का प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सी यू।